Hello everyone, how are you all? Hope you all are enjoying in your holidays. Now it's time to study. तो बेटा पढ़ने का टाइम है। उड़ान की जो वर्कशीट्स है उनके सोल्यूशन का टाइम है। आज हम आपको इंग्लिश की वर्कशीट 9 के सोल्यूशन से स्टार्ट करवा रहे हैं, फिर हिंदी की, मैथ्स की और ईवीएस की जो उसकी अगली एक्टिविटीज़ हैं। बिकॉज सबकी एक्टिविटीज़ सेम नहीं है ना बेटा। हिंदी में जैसे चैप्टर अगर बड़ा है तो उसकी गतिविधि अलग है, तो प्रॉपर नेम वही नहीं है कि 9th गतिविधि है। अगर इंग्लिश की 9th है तो उसकी गतिविधि अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो के यहाँ पे नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया होगा बेटा, उस पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट लेते हैं बच्चे। सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वर्कशीट 9th, ठीक है। लेट अस रीड। यहाँ पे आपको एक घर की पिक्चर दी हुई है बेटा, माय हाउस लिखा है, एक घर की ये पिक्चर दी हुई है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सर्कल द वर्ब्स इन द पैसेज। आपको बहुत ध्यान से पैसेज को पढ़ना है। सर्कल मतलब गोला लगाइए, वर्ब्स यानी कि क्रिया, वर्ब्स को पैसेज के अंदर, ठीक है। आपने पैसेज के अंदर पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। माई फैमिली लिव्स इन अ हाउस। मेरा परिवार एक घर में रहता है। आवर हाउस हैज़ 2 bedrooms। हमारे घर के 2 बेडरूम हैं। वी कुक, हम पकाते हैं, एंड ईट, खाते हैं, इन द किचन, रसोई में। वी वॉच, हम देखते हैं, टीवी, इन द लिविंग रूम। लिविंग रूम बेटा वो एरिया होता है जहाँ पे सब इकट्ठे बैठ के एक साथ टीवी देखते हैं या एक साथ फैमिली बैठ जाती है। माई फेवरेट रूम इज़ माई बेडरूम। जो मेरा सबसे पसंदीदा कमरा है वो मेरा बेडरूम है। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ, टू रीड बुक्स, किताबें पढ़ना। आवर हाउस इज़ नाइस, हमारा घर अच्छा है, ठीक है बेटा। तो हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। नीचे देखिए नोट में क्या दिया है, दिया है NOTE नोट। लेट अस रीड। राइट द वर्ब्स। वर्ब्स लिखिए, एक्शन वर्ड। वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन वर्ड। विच यू फाइंड इन द अबव पैसेज इन द गिवन स्पेस। इस पैसेज के अंदर जो भी आपको वर्ब नज़र आ रही हैं वो आप यहाँ पे लिखिए। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ब क्या होती है। तो बेटा यू नो वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। जो वर्ब होती है बेटा वो एक एक्शन वर्ड होती है। एक्शन वर्ड क्या होता है बेटा, जिससे किसी भी काम के करने या होने का पता चले। WORD वर्ड, ठीक। जैसे सोना, स्लीप, खाना, ईट, पकाना, कुक, रहना, लिव, जाना, गो, खेलना, प्ले, ये सब क्या है, इनसे किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है ना। तो दीज ऑल आर वर्ब, क्रिया, ठीक। तो आपसे सिंपली पूछा जाए बेटा बताइए व्हाट इज़ वर्ब, यू कैन से एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, ओके। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से जो वर्ड हैं वो वर्ब्स हैं। माई फैमिली के बाद यहाँ पे लिव्स। लिव्स मतलब होता है रहना, वर्ब है। वी कुक, कुक मतलब पकाना, वर्ब है। एंड ईट, ईट मतलब खाना, वर्ब है। वॉच, वॉच मतलब देखना, मैंने बताया ना हम टीवी देखते हैं, तो वॉच क्या है, वर्ब है। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ, ये भी क्या है, वर्ब है। टू रीड बुक्स, पढ़ना बुक्स को, है ना, तो पढ़ना भी क्या है, वर्ब है। तो आपने क्या करना है, जो ये वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं इनको आपने जो ब्लैंक्स दिए ना बेटा इनमें फिल करना है। जैसे मैं एक आपको लिख के दिखाऊँ, कुक, तो COOK, कुक। फिर ऐसे दूसरा लिख देंगे, ईट, लिव, वॉच, लाइक, रीड, ओके। इस तरह से आप 6 के 6 वर्ब इसके अंदर लिख देंगे। तो बेटा इस वर्कशीट में आपने क्या सीखा, वर्ब क्या होते हैं, और अगर पैराग्राफ दिया हो तो उसमें से वर्ब आप कैसे छांट सकते हो, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे हिंदी की। लेट अस गो। तो प्यारे बच्चों, ये हम आ गए हिंदी की गतिविधि 9 जो हमने पहले करी थी, है ना। 9 में हमने पिछली वीडियो में जो वीडियो 8 मैंने आपको भेजी है उसमें हमने गतिविधि 9 करी थी, राजा हाथी और राधा बिल्ली वाली, और उसमें हमने पहले के 3 प्रश्न कर लिए थे, और मेरे ख्याल से गतिविधि 10 भी कर ली हमने, जिसमें हमने विराम चिन्हों का प्रयोग सीखा था और किया था ना बेटा। आई होप आप सबको याद होगा। अब हम चल रहे हैं 16वें पेज पे, लेकिन ये भी गतिविधि 9 के गद्यांश पे ही आधारित है, ठीक है। चलो पहले पढ़ते हैं फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। लेट अस रीड। गद्यांश में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखो।
चंद्र बिंदु वाले शब्द कौन से होते हैं? अनुनासिक शब्द। बेटा अनुनासिक शब्द क्या होते हैं पहले पता होना चाहिए आपको। अनुनासिक शब्द वो होते हैं जो मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं, जिनको बोलते वक्त आपके मुंह का और नाक का दोनों का इस्तेमाल हो रहा है ना। आप बोल के देखिए, जैसे चांद, अब आप चांद बोल रहे हैं तो आपके कंठ से भी आवाज़ आ रही है और नाक से भी आवाज़ आ रही है। प्रांत, गांव, मुंह, है ना बेटा, तो आप बोल के समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो बिना चंद्र बिंदु वाले होते हैं, अंकी बिंदी वाले, जिनको हम अनुस्वार बोलते हैं, उनको हम आगे करेंगे, तब हम उनके बारे में जानेंगे। तो अभी पहले हम अनुनासिक शब्द कर लेते हैं बेटा। चलिए रीड करते हैं अनुनासिक शब्द कौन कौन से हैं। ऊपर बढ़ते हैं बेटा, तो गद्यांश में देखते हैं कौन कौन से अनुनासिक शब्द है। ये हमारा गद्यांश है राजा हाथी और राधा बिल्ली वाला, है ना, क्योंकि यही गद्यांश है जिसके बारे में हमको यहाँ बोला गया है। चलिए लेट अस सी कौन कौन से इसमें हैं। राजा हाथी और राधा बिल्ली के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों ने तालाब में नहाने का निश्चय किया। तालाब के पास पहुंचकर, है ना, देखो आप बोलोगे ना पता चलेगा, आप बोल के देखेंगे तो आपका नाक और मुंह दोनों इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपका अनुनासिक शब्द है। राधा बिल्ली ने कहा तालाब गहरा है, मैं डूब तो नहीं जाऊंगी। चंद्रबिंदु, इस पर हाथी बोला, अरे राधा कैसे डूब जाओगी, आप मेरी पीठ पर बैठकर नहा लीजिए। राधा बोली, हाँ, है ना, आप तो बहुत ऊंचे हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया? अनुनासिक। राजा ने कहा, राधा रानी आप निश्चिंत रहें, मैं आपको आराम से पीठ पर बैठा लूँगा। तो पहुंचकर, जाऊंगी, हाँ, ऊंचे और लूँगा, ये आपके कौन से शब्द हैं जो अनुनासिक शब्द हैं चंद्र बिंदु वाले। ये सारे शब्द बेटा हमको नीचे लिखने हैं। कहाँ पर? इस वाले में, इस गद्यांश जहाँ पे हमको इन्होंने दिया है। तो मैं आपको एक दो लिख के दिखा रही हूँ, बाकी आप लोग खुद लिखेंगे। एक तो चंद्र बिंदु वाला कौन सा था? हाँ, ठीक, ऊंचे, पहुंचकर, जाऊंगी, है ना, तो ये सब आप लिख लेंगे। जाऊंगी था एक, मैं लिख ही देती हूँ आपको, और एक पहुंचकर था, बिकॉज मुझे यहाँ जगह भी मिल रही है लिखने की। बेटा आप नीचे लाइन में लिखेंगे सारे, बिकॉज मेरे यहाँ स्पेस कम था तो मैंने एक वहाँ लिख दिया, आप एक के नीचे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे हो गए चंद्र बिंदु वाले अनुनासिक शब्द। आगे बढ़ते हैं। बिल्ली गहरे पानी में जाने से, ठीक है, क्यों डर रही थी? बिल्ली गहरे पानी में जाने से क्यों डर रही थी, ये पढ़ते हैं हम। तो क्यों डर रही थी बेटा, वो आपने पढ़ा है ना, अभी पैराग्राफ पढ़ा है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। हाँ जी, राधा बिल्ली ने कहा तालाब गहरा है, मैं डूब तो नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो क्यों डर रही थी वो? क्योंकि उसको ये डर था कि तालाब गहरा है और कहीं वो डूब ना जाए, है ना बेटा। तो आप देख सकते हो बिल्ली गहरे पानी में जाने से डर रही थी क्योंकि तालाब गहरा था और उसको डूबने का डर था, क्योंकि तालाब गहरा था और उसे डूबने का डर था। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न मुहावरों के अर्थ लिखें व वाक्य बनाकर लिखें, ठीक है। पहले आपने इनका अर्थ लिखना है, फिर इनका आपने वाक्य बनाकर लिखना। तो बेटा यहाँ देखते हैं, दिल बाग बाग होना पहला आपका मुहावरा है, तो इसका अर्थ होता है बेटा बहुत खुश होना, ठीक है। तो इसका आप वाक्य खुद बनाएंगे बच्चे, सबको अपना दिमाग लगाना है वाक्य बनाने में। तो बहुत खुश होना कुछ भी हो सकता है। जब राम कक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो उसका दिल बाग बाग हो गया। जब मम्मी ने मुझको नई ड्रेस दिलाई तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, कुछ भी लिख सकते हो। मुंह में पानी आना दूसरा हमारा है, जो वो क्या है, मुंह में पानी आना मतलब जी लल जाना, ठीक है। खुशी ने जब सीमा की हाथ में आइसक्रीम देखी, खुशी ने जब सीमा के हाथ में आइसक्रीम देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया।
जब मैंने हलवाई की दुकान पे गरम गरम इमरतियाँ बनती देखी तो मेरे मुंह में पानी आ गया। है ना बेटा, ऐसे लिखने में मज़ा आता है ना, जब अपने मन से हम सोच के कुछ लिखते हैं, है ना। तो ये आप दोनों मुहावरों का वाक्य खुद से लिखेंगे, अर्थ मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा चौथा हमारा प्रश्न है अनुनासिक, यानी कि चंद्रबिंदु वाला, और अनुस्वार सिर्फ जो ऊपर एक बिंदी लगती है। मैंने आपको बताया था ना, आगे अनुस्वार का भी आएगा तब हम समझेंगे। तो अनुस्वार वाले शब्द लिखें और उच्चारण में अंतर पहचानें। तो अनुनासिक शब्द का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। मैंने बताया चांद, गांव, है ना बेटा। तो देखो आप जब बोलोगे नाक और मुंह दोनों से उच्चारण हो रहा है, जबकि जो अनुस्वार शब्द होते हैं जिसमें खाली चंद्रबिंदु लगता है, ऐसे लाइन और ऊपर चंद्रबिंदु, उनका उच्चारण खाली आपका नाक से होता है। आप बोल के देखेंगे पता चलेगा। प्रांत खाली नाक से हुआ, सुंदर खाली नाक से हुआ, आपके कंठ से नहीं हुआ, मुंह से नहीं हुआ, है ना बेटा। तो इस तरह से आपने अनुनासिक और अनुस्वार शब्द वाले शब्द लिखने हैं और उनके उच्चारण करने हैं बोल बोल के। जब आप लिखते जाएंगे ऐसे चांद, गांव, तो आप लिखते जाएंगे और बोलते जाएंगे, पता चलेगा आपको फ़र्क क्या है। प्रांत, सुंदर, जब आप ये बोलेंगे तो आपके गले मुंह का यूज़ नहीं होगा, खाली नाक से आवाज़ आएगी। ठीक है, दो मैंने लिख के दिखा दिए हैं आपको। कुल उसमें 3 3 6 3 9 लिखने हैं, यानी कि आप 9 को आधा आधा कर देंगे। आप 5 आप अनुनासिक लिख लीजिए और 4 आप अनुस्वार लिख लेना। ठीक है, दो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, बाकी आप अपनी किताब में से या गद्यांश में से छांट कर लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त विशेषण शब्दों को छाट कर लिखो। गद्यांश में प्रयुक्त विशेषण शब्द। अब बेटा विशेषण क्या शब्द कौन से होते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए विशेषण क्या होता है। विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे राम सुंदर लड़का है, राम लड़का तो है पर सुंदर है, तो सुंदर उसकी क्या हो गई, विशेषता। वे कल जल्दी से विद्यालय जाएंगे। वे कल विद्यालय जाएंगे एक सिंपल वाक्य है। जल्दी से जाएंगे, तो जल्दी से यहाँ पे क्या हो गया, उनकी विशेषता कि वो जल्दी से जाएंगे। ठीक है बेटा। मैंने कल एक काला हिरन देखा, तो हिरन देखा, ठीक है, कैसा देखा, काला, तो काला उसकी क्या होगी बेटा जी, विशेषता। ठीक है, तो हमने गद्यांश में से विशेषण शब्द छाटने हैं। चलिए चलते हैं गद्यांश पर। तो हम आगे हैं यहाँ गद्यांश पर बेटा, और गद्यांश में देखते हैं कौन कौन से विशेषण शब्द हैं। राजा हाथी और राधा बिल्ली के बीच गहरी दोस्ती थी। भाई दोस्ती तो थी, लेकिन कैसी थी भाई, गहरी। ठीक है बच्चों, गहरी दोस्ती थी, तो गहरी क्या हो गया, विशेषण। दोनों ने तालाब में नहाने का निश्चय किया। तालाब के पास पहुंचकर राधा बिल्ली ने कहा तालाब गहरा है। भाई तालाब तो है लेकिन कैसा है, गहरा। तो गहरा तालाब की क्या हो गई, विशेषता। मैं डूब तो नहीं जाऊंगी। इस पर हाथी बोला अरे राधा कैसे डूब जाओगी, आप मेरी पीठ पर बैठकर नहा लीजिए। राधा बोली यहाँ पर कैसे, आप तो बहुत ऊंचे हैं। ठीक है, तो वो जो हाथी है जो ऊंचा है, वो ऊंचा उसकी क्या है, विशेषता। राजा ने कहा राधा रानी आप निश्चिंत रहें, मैं आपको आराम से पीठ पर बिठा लूँगा। तो पीठ पे तो बिठा लूँगा, कैसे बिठा लूँगा, आराम से। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, विशेषता। तो बेटा इस तरह से जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो गद्यांश में जो जो विशेष शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं, मैंने टिक कर दिए हैं, इनको आप वहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, और वैसे इसके अलावा भी कुछ अगर आप शब्द लिखना चाहें तो साइड में लिख देना बेटा, जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग गद्यांश में प्रयुक्त विशेषण शब्दों को लिख देंगे। एक हमारा था ऊंचा, ठीक, गहरा, गहरी, आराम से, ठीक। और भी अगर आपको कुछ समझ में आते हैं बेटा जो मुझे ना दिख रहे हो, आप वो लिख सकते हैं, या मुझे ना समझ में आए हो इसमें और भी कोई शब्द हो तो बाकी जो मुझे दिखे मैंने आपको सारे लिखवा दिए। ठीक है बेटा, तो आई थिंक इसी के साथ हमारी ये गतिविधि ख़त्म होती है। यस, अगला हमारा पार्ट है शेर और चित्रकार, उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। चलते हैं मैथ की वर्कशीट की तरफ।
तो बेटा अब हम आ गए हैं मैथ की वर्कशीट की तरफ। पिछली वीडियो में हमने द्विआयामी और त्रिआयामी 2D और 3D फिगर्स के बारे में जाना था बेटा। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ कि तो बेटे ये है एक पेपर जिससे मैंने आपको द्विआयामी और त्रिआयामी आकृतियों के बारे में बताया है। ध्यान से समझेंगे बेटा। ये हमारा होता है आयत। तो आयत क्या होता है बेटा? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये होती है लंबाई, ठीक है, ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। तो लंबाई आमने सामने के बराबर हुई और चौड़ाई आमने सामने के बराबर हुई, और इसको हम प्लेन पेपर पे बना सकते हैं। जब बेटा इन्हीं 6 आयत को मिला के कोई डब्बा बना दिया जाता है, जैसे कि जूते का डिब्बा, तेल का कनस्तर, तो उसको हम बोलते हैं घनाभ, जो हमारा त्रिआयामी आकृति है। ठीक है बेटा। सॉरी। सेकंड है हमारा वर्ग। पहली हमारी आकृति हुई आयत और त्रिआयामी हो गई घनाभ। दूसरी हमारी द्विआयामी आकृति हुई वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं बेटा जी। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और इन 6 वर्गों को मिला के आगे पीछे ऊपर नीचे और साइड्स में जब बॉक्स बनाते हैं तो वो हमारा होता है घन, जो हमारी त्रिआयामी आकृति बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल डाइस ऑफ लूडो। आप लूडो का डाइस देखेंगे, वो एक डिब्बे की तरह होता है, उसके अंदर प्लास्टिक भरा होता है। तो कोई भी ऐसी आकृति जिसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ भी रखने की जगह होती है, जो आकृति भार लेकर रहती है, जिसमें कुछ भार होता है, वो त्रिआयामी आकृति होती है ना। प्लेन पेपर पे आयत बनाया, उसमें क्या वेट है? कुछ भी नहीं। लेकिन यही अगर हम घनाभ दिखा रहे हैं, घनाभ के अंदर कुछ सामान होता है तो उसमें वेट होता है। खाली डब्बे में हवा होती है तो भी उसका कुछ ना कुछ वेट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया घन। तीसरी जो हमारी आकृति है बेटा जी, वो है त्रिभुज। 3 भुजाओं से बना त्रिभुज। अब इस त्रिभुज की आकृति से मिलती जुलती जो आकृति होती है वो होती है शंकु। शंकु बेटा कैसी आकृति है? जैसे कि जोकर की टोपी हो गई, है ना। ये आपकी कैसी आकृति है? शंकु की। तो आपको 3 आकृतियाँ समझ में आ गई। ये 2D फिगर्स हो गए और ये 3D द्विआयामी और त्रिआयामी। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम आते हैं चौथी आकृति पे बेटा, जो है वृत्त, है ना। ऐसे गोल वृत्त बन जाता है। इस वृत्त से मिलते जुलती जो त्रिआयामी आकृति है वो है गोला। जैसे कि फुटबॉल हो गई, है ना। फुटबॉल देखी है ना आपने, या स्मॉल कॉस्को की बॉल्स होती हैं, वो क्या होती हैं बेटा? गोले की शेप है, उसके अंदर खाली जगह रहती है ना। अब आता है हमारा बेलन। बॉल में वेट होता है ना, तो वो त्रिआयामी आकृति है। अब हमारी जो 5वीं आकृति आती है त्रिआयामी में, जैसे आयत होता है, आयत को ऐसे गोल फोल्ड कर दो आयत वाले पेपर को, तो ऊपर नीचे गोल गोल जगह बन जाएगी खाली, है ना। तो हमारा वो क्या बन जाता है? बेलन। बेलन में क्या होता है बेटा? ऊपर नीचे 2 ऐसे वृत्त होते हैं। जब हम बेलन को रखेंगे तो नीचे जो आपकी परछाई पड़ेगी वो कैसी पड़ेगी? गोले वृत्त के जैसी। तो बेलन के आकार का एग्जाम्पल ले लो आप, कोई भी ग्लास ले लो। ग्लास होता है ना बेलन के आकार का, जिसका ऊपर नीचे का वृत्त समान होता है। ठीक है, आप अपना पेन देख लीजिए। पेन का अगर सिर्फ खोखा देखो, ऊपर पॉइंटेड वाला हिस्सा हटा के, तो वो बेलन है। अपना चार्ट हम लोग जो बनाते हैं, चार्ट को फोल्ड कर देते हैं, तो वो कौन सी आकृति बन जाती है? बेलन। जैसे मैंने अभी बताया, चार्ट आपका आयत है। जब आप चार्ट को फोल्ड कर दोगे, ऐसे गोल घुमा के फोल्ड करके रबड़ लगाते हो, तो वो आपका क्या बन जाता है? बेलन। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से अब 2D और 3D यानी कि द्विआयामी और त्रिआयामी आकृतियाँ समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं सवालों पर। चलिए, द्विआयामी और त्रिआयामी आकृतियों के रिवीजन के बाद अब हमें कार्यपत्रक 2 पर बेटा लेट अस रीड क्या दिया है इसके अंदर। विद्यार्थी दिए गए चित्र को एक रेखा द्वारा 2 बराबर आधे भागों में बांट सकते हैं ना। चलिए देखते हैं। यह पूरा एक हिस्सा है, ठीक। इसके बीच में लाइन लगा दी बेटा। ये 1 के 2 बराबर हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये। तो अब अगर सिर्फ आधा ही हिस्सा दिखा रहे हैं, ये हिस्सा नहीं दिखा रहे हैं, तो ये इसका कैसा हो गया बेटा? आधा हिस्सा। आ गया समझ? आगे बढ़े। इसमें क्या है बच्चे? ये आपको एक वर्ग दिया है, उसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा है। 1, 2 और 3, 4। तो 1 के 4 बराबर हिस्से हैं। 4 में से एक हिस्से में रंग भरा है, तो 1 में ही रंग भरा है बेटा, है ना। तो जो जिसमें रंग भरा है बेटा, वो आपका एक हिस्सा हो गया। और कुल हिस्से कितने हैं? 4। तो ये जो एक हिस्सा रंग वाला है, ये क्या है? 1/4 हिस्सा। क्या है बेटा? 1/4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
ये हम आते हैं कार्यपत्रक 3 पर बेटा। कार्यपत्रक 3 में क्या दिया है, लेट्स सी। यस, तो कार्यपत्रक 3 में क्या दिया है बेटा, हाँ जी, इन्हें लिखने का एक तरीका है, नीचे समझो और लिखो। कुल हिस्से किए, अब यहाँ पे पूरा एक ही है, इसके हिस्से हमने कितने किए हैं, हमने यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं किया, एक, मतलब जो कुल होता है उसको नीचे लिखते हैं, आप ये समझ लीजिए। अब इसके अंदर क्या है, 2 में से रंग भरा, कितने में रंग भरा है बेटा, 1 में रंग भरा है, एक हिस्से में, है ना, 2 हिस्से में से 1 में रंग भर दिया। जिसमें रंग अब रंग भरा है वो हिस्सा ऊपर, जो कुल हिस्से हैं वो नीचे। ये आधा भाग है, अर्थात 1/2, है ना, इसे 1/2 कहते हैं, मैंने बता ही दिया आपको। जिसमें रंग भरते हैं वो हिस्सा 1 ऊपर हो गया, कुल हिस्से थे 2, तो इसको हम बोलेंगे 1/2। अगला देखते हैं बेटा इसका सवाल। अगला है कुल हिस्से किए। अब इसमें देखिए आपने कितने हिस्से किए हैं भाई, 1 2 3 और 4 हिस्से। 4 में से रंग कितने में भरा, 1 में, है ना। तो अब जो ये एक हिस्सा है जिसमें रंग भरा है, तो 1 और कुल हिस्से हो गए 4, तो कैसे लिखेंगे इसको, 1/4, यानी कि ये 1/4 भाग है, अर्थात इसको हम 1/4 कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, बड़ा ही आसान टॉपिक है ये। आगे बढ़ते हैं बेटा प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 में क्या दिया है, नीचे कितने लिखे, कितने हिस्से किए और कितने में रंग भरा। चलिए करते हैं इसको। कितने हिस्से में रंग भरा है ये बताना है, लिखो कितने हिस्से किए और कितनों में रंग भरा। तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ 3 हिस्से हैं कुल, और कितने में रंग भरा है, 1 में। तो रंग भरा 1 में, कुल हिस्से 3, बन गया 1/3, यानी कि इसको बोलेंगे 1/3। क्या बोलेंगे बेटा, 1/3। दूसरा है, इसमें कुल हिस्से कितने हैं, 4, और रंग कितने में भरा है बेटा, 2 में, और कुल हिस्से कितने हैं, 4। ठीक, तो देखा जाए तो ये भी तो आधा हिस्सा हो गया ना। यदि हम यहाँ पे 2 के देखें तो 2 के पहाड़े से ये भी कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये भी क्या बनेगा आपका आधा हिस्सा। जो इस चौकोर जो ये है, इसका ये आधा हिस्सा हमने रंग कर दिया। तो वैसे लिखेंगे 2/4, पर इसको जब हल करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि इस 4 जो पूरा वर्ग है इसका आधा हिस्सा हमने रंग दिया। 4 में से 2 हिस्से रंग दिया, आधा रंग दिया, आधा छोड़ दिया। तीसरा देखते हैं, ये एक गोला है, देखा जाए तो इस गोले के हमने कुल कितने हिस्से किए हैं, 4 हिस्से, और कितनों में रंग भरा है बेटा, 3 हिस्सों में, है ना, 3 में रंग भरा है, 1 2 और 3। तो जिनमें रंग भरा है वो इसका कौन सा हिस्सा हो गया, इसको बोलेंगे 3/4। ठीक है बेटा जी, ये हो गया 3/4। ठीक है, च में औ की मात्रा, थ में आकार अंडा बड़ी, तो ये आ जाएगा 3/4। आगे समझ बच्चे, आगे चलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा जो हमने यहाँ फ्रैक्शंस वगैरह किए थे। अब अच्छे समझ के अपनी कॉपी में कर लेंगे। आगे हम चलते हैं ईवीएस की वर्कशीट की तरफ। तो बेटा ईवीएस का हमारा चल रहा है कार्यपत्रक 2, जो आपका पार्ट है दूसरा, शिक्षा का पहला पार्ट स्वच्छता। तीसरा पार्ट है शिक्षा का पहला पार्ट स्वच्छता, और इसका हम कार्यपत्रक 2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने बेटा वो व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जाना था। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है, अपने आप को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना, उसके लिए जो जो हम लोग करते हैं वो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर आता है। और ये मैंने आपको कहा था, आप खुद से लिखेंगे बेटा, खुद का दिमाग लगा के अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में हमें क्या दिया है, लेट्स सी। रंग बिरंगे कूड़ेदान, तो क्या दिया है इसमें, बच्चों आपने बहुत बार हरे व नीले रंग के कूड़ेदान देखे होंगे। यह गलने तथा न गलने वाले कचरे को अलग अलग डालने के लिए बने होते हैं। यस बेटा, आपने सड़कों पे देखा होगा, हमारे पास 2 तरह की गाड़ी आती है, उसमें 2 तरह के बॉक्स होते हैं, नीला और हरा, है ना। तो उसमें एक में हम गलने वाला कूड़ा डालते हैं। गलने वाला क्या होता है, जैसे कि कागज़
जो हम सब्जियां मम्मी काटती है उनके छिलके, जो फल फ्रूट खाते हैं उनके छिलके, है ना, ठीक है। और ना गलने वाला जैसे कि प्लास्टिक की बोतल, जो आप बिस्किट खाते हो उसका रैपर, प्लास्टिक का पॉलीथीन, ठीक है, ना गलने वाला। मिट्टी, जब कूड़ा घर में झाड़ू लगाते हैं तो मिट्टी विट्टी आती है, वो सब ना गलने वाला कूड़ा है, ठीक है। तो नीचे दिए गए, इसी पे आधारित इस कार्यपत्र को पूरा करो। नीचे दी गई कचरे की चीज़ों को उचित कूड़ेदान में डालो, उनका नाम उचित कूड़ेदान के डिब्बे के ऊपर लिखो। तो हमने पहले डब्बों को रंग करना है, नीला और हरा, ठीक। नीले में हम लोग ने कौन सा कूड़ा डालना है और हरे में कौन सा कूड़ा डालना है, ये हम लोग ने वर्गीकरण करके फिर उसमें हम कूड़ा डालेंगे। तो बेटा देखिए यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, जिस कूड़ेदान में गलने वाला कचरा है उसमें हरा रंग भरो। तो बेटा देखो इसमें आपका गलने वाला कचरा है तो इसमें हरा रंग भर दिया, और जिसमें न गलने वाला कचरा है उसे नीला रंग भरो। तो यहाँ हमने नीला रंग भर दिया, ठीक है बेटा। तो हरे रंग में गलने वाला कचरा डालना है। गलने वाला कचरा कौन कौन सा होता है, चलिए छांटते हैं हम यहाँ से कौन कौन सा कचरा जो है वो गलने वाला है। जो नंबर 1 पर है, फल और सब्जियों के छिलके, यानी कि जो नंबर 1 वाला कचरा है वो इसमें आएगा, फल और सब्जियों के छिलके। दूसरा है टूटा कांच जो नहीं गलता, बेटा वो जाएगा नीले डस्टबिन में। तीसरा है लोहे की कील, नहीं गलती, नीले डस्टबिन में। चौथा है गत्ते के डिब्बे, गत्ते के डिब्बे गल जाते हैं बेटा गीले पानी में अगर चले जाएँ तो ये हरे डस्टबिन में। पांचवा सूखा पत्ता, सूखे पत्ते होते हैं वो भी गल जाते हैं, हरे डस्टबिन में। छठा अंडे के छिलके, अंडे के छिलके बेटा नहीं गलते हैं तो वो आपका आएगा ना गलने वाले कचरे में। सातवां कागज़ का लिफाफा, कागज़ का लिफाफा जो है वो भी गल जाएगा। चिप्स का रैपर नहीं गलता बेटा। आठवां इसमें, सॉरी बेटा मैं दोबारा लिखती हूँ इसको, शायद आपको क्लियर नहीं होगा। 8 इसके अंदर आ जाएगा बेटा। मैंने ये नंबर डाले पर आप लोग लिख देना, मेरे पास पेज इतना नहीं है तो मैं नंबर डाल रही हूँ। 9वां है पॉलीथीन, पॉलीथीन गलने वाला है नहीं। और 10वां है सुई, सुई भी नहीं गलने वाली है, वो भी किस में आ गई, ना गलने वाले में, ठीक है। अब बच्चा एक बार ये अंडे के जो छिलके हैं क्या ये गल सकते हैं बेटा? हाँ तो बेटा जो अंडे का छिलका है वो गलने वाले कूड़े में आ जाए क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, ठीक है बच्चे। तो ये हम डाल देंगे। गलने वाले कूड़े में बेटा जो अंडे का छिलका है वो हमारा इसमें आ जाएगा, गलने वाला कूड़ा, ठीक है बेटा। अंडे के छिलके वैसे हमारे बहुत काम आते हैं बेटा क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक। तो बेटा इस तरह से आप लोग लिख देंगे, मैंने नंबर डाले हैं। आप लोग ऐसा डस्टबिन बनाएंगे, मतलब ऐसा डस्टबिन का फ़ोटो बनाएंगे, उसमें कलर करेंगे और फिर उसमें लाइन लगा के लिख देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ बेटा ये अपने घर में भी करेंगे आप लोग, अपने घर में भी आप अपने घर के बड़ों को सबको समझाएं, या आप खुद भी कर सकते हैं। 2 डिब्बे बनाइए, एक को नीले कागज़ से या नीली पन्नी से रैप कर दीजिए, दूसरे को हरे कागज़ से हरी पन्नी से, ठीक है। और एक में हरे वाले में आप गलने वाला कचरा डालो और नीले में ना गलने वाला, क्योंकि बेटा अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अगर हम गलने वाले कचरे में बिना गलने वाला कचरा डाल देते हैं तो कई बार जानवर खा लेते हैं बेटा वो कचरा। और आपको पता है कि मान लो गलती से सुई है जो गलने वाले कचरे में चली गई और जानवर ने खा ली तो क्या होगा, जानवर की जान भी जा सकती है, जो सही नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये अपने घर में भी एक्टिविटी करनी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। समूह में चर्चा करो, मतलब कि आपस में चर्चा करनी है, फिर आपने लिखना भी है उत्तर इसका। कूड़े को अलग अलग डिब्बों में डालने का क्या लाभ होता है, मैंने बता दिया आपको। अलग अलग डिब्बे में लाभ ये होता है बेटा, यदि गीला कूड़ा है वो हम अलग डाल देंगे डिब्बे में तो उसको कोई भी जानवर खा लेगा, सड़ गल जाएगा तो जानवर भी खा लेगा। अगर जो प्लास्टिक का कचरा है, प्लास्टिक के रैपर से उनको हम अलग डिब्बे में डालते हैं, ठीक है, तो उनको फिर रिसाइकलिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इकट्ठा डालते हैं तो बेटा जब ये कूड़ा जहाँ पे इकट्ठा होता है ना बड़ी बड़ी जगहों पर, वहाँ पे इतनी गंदी स्मेल हो जाती है, वहाँ के लोगों को उनको जब अलग अलग करना पड़ता है तो बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे लोगों का सांस लेना। तो बेहतर है कि हम अपने आप से कदम उठाएं और देश के लिए एक अच्छा काम करें, ठीक है। तो अलग अलग डालना ही बहुत ज़रूरी है। इन कूड़ेदानों से कूड़ा कहाँ ले जाया जाता होगा बेटा? इन कूड़ेदानों से क्या होता है, जब ये कूड़ेदान जो सड़क के नुक्कड़ पे या कहीं पे रखे होते हैं इकट्ठे, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, इन कूड़ों को अपनी गाड़ी में भर के वो ले जाते हैं। फिर एक जगह बनाई होती है जहाँ पर रिसाइकलिंग प्लांट लगे होते हैं, वहाँ पर अगर ऑलरेडी कूड़ा अलग अलग है तो वो अलग अलग करके रख दिया जाता है। और अगर कूड़ा मिक्स है
तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। वहाँ पे कर्मचारी रखे होते हैं जो उन कूड़ों को अलग अलग करते हैं। फिर जो कूड़ा गल जाता है, सड़ जाता है, जो खाने वाला होता है वो तो जानवर खा सकते हैं या वो ख़राब हो जाता है सड़ने वाला। जो सूखा कूड़ा होता है उसको दोबारा से रिसाइकिल कर लिया जाता है, ठीक है, दोबारा से उसको कुछ चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब गलने वाली चीज़ों से क्या बनाया जाता है? तीसरा प्रश्न बेटा, गलने वाली चीज़ों से क्या बनाया जा सकता है, सोचिए आप। ठीक है बेटा, तो आपने ध्यान रखना है आपने किस तरह से कूड़े का इस्तेमाल करना है, कैसे अलग अलग दोनों डस्टबिन में कूड़ा डालना है और क्यों डालना है मैंने आपको बता ही दिया है। जो गलने वाला कूड़ा है जब वो गल जाता है, ठीक है, तो वो खाद में परिवर्तित हो जाता है बेटा, खाद बन जाती है उसकी, तो वो तो यूज़ हो गया है ना। लेकिन सूखा कूड़ा अपने आप नहीं गलता और प्लास्टिक को तो गलने में कई 100 साल लग जाते हैं बेटा, ठीक। और जब प्लास्टिक जलाया जाता है तो उसका पोल्यूशन हमारे हवा में जो है प्रदूषित गैसें मिलाता है, जिससे कि हमारे हवा में वायु प्रदूषित होती है और बहुत सारे नुकसान होते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने बहुत ध्यान से इन दोनों का वो निस्तारण करना है। अब गलने वाली चीज़ों से क्या बनाया जा सकता है बेटा, सोचो आप। जो गलने वाली चीज़ है उससे खाद बन जाती है। जो आपका गत्ता है, ठीक है, गत्ता अगर आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं गत्ते को, है ना। गत्ते से आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप यूट्यूब में देखिए बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ दिया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपने इस पर चर्चा करनी है और इनको लिखना है, पर ध्यान रखना है बेटा अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने वातावरण के लिए, अपने पर्यावरण के लिए हमने कूड़ा 2 डस्टबिन में अलग अलग डालना है। हरे वाले में गलने वाला कूड़ा और नीले वाले में ना गलने वाला कूड़ा। तो आज की इस सीख के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो